ताक झांक। ये कहानी है राधा की, जिसकी शादी एक भरे पूरे परिवार में होती है। आपके पिताजी ने ये घर अपने और हम लोगों के रहने के लिए बनवाया था। अब यहाँ जिसे देखो वो रहने आ जाता है। अरे तो क्या हो गया, सबका अपना पोषण है। अब गांव में तो पता है कोई भविष्य है नहीं। शहर में पिताजी का इतना बड़ा मकान है तो दो दो कमरे अपने भाई भतीजे को कुछ दिन के लिए दे रहे हैं। अरे जैसे जैसे सेटल होते जाएंगे चले जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि किसी की मदद ना करें, लेकिन ऐसा ना हो कि ये मदद कल को हम लोगों के लिए मुसीबत बन जाए। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय निकलता है कि एक रोज अचानक राधा के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। चाची, पता नहीं क्यों मेरे बाल झड़े जा रहे हैं। मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया, लेकिन वो भी कुछ बता नहीं पा रहे। बुरा न मानना राधा, घर इतने लोगों से भरा हुआ है। अरे किसी ने कुछ कर दिया हो तो क्या पता। सब तो यही चाहेंगे ना कि ये मकान उनका हो जाए, फिर चाहे तुम लोग गर्त में चले जाओ। हाँ, ये बात तो है। मैं ना चाची किसी बाबा को बुला कर लाती हूँ। पति के जाने के बाद राधा एक बाबा को घर लेकर आती है। अरे ये घर, इस घर में कोई कैसे रह सकता है? क्यों बाबा, क्या हो गया? इस घर में बुरी आत्मा का साया है। यहाँ कोई शुभ कार्य कभी नहीं हो सकता है। राधा परेशान हो जाती है और शाम को पति को सारी बात बताती है। तुम बाबा को लेकर आई थी? अरे राधा, क्या हो गया है? तुम तो पढ़ी लिखी हो। मेरे बाल लगातार झड़ रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हुआ है। तो और क्या करती मैं? तुम इन लोगों को बोलो कि मेरा घर छोड़ के चले जाए। तभी वहाँ राजेश की चाची आती है। ये लो राधा, राजेश, मैंने इडली बनाई है, खा लो। वैसे तुम लोग अगर सहारा ना देते तो हमारा पप्पू कैसे पढ़ाई शहर में पूरी करता। हम लोगों के लिए तो तुम लोग ईश्वर की तरह हो। राधा तुरंत उन्हें झड़क देती है। ईश्वर होते तो यूं जादू टोना ना हो रहा होता इस घर में। मेरे बाल झड़े जा रहे, न जाने किसने क्या कर दिया है। अरे बेटा, वो तो मौसम बदल रहा है। बदलते मौसम में तो सबके बाल झड़ते ही हैं। अच्छा, चलती हूँ मैं। चाची सही तो बोल रही थी राधा, बदलते मौसम में सबके बाल झड़ते हैं। और देखा, चाची कितनी दुआ दे कर गई। ये तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। राधा को न जाने क्यों पति की बात समझ में नहीं आती। फिर एक रोज, माँ देखो ना, मेरे ससुर ने शहर में बड़ा मकान क्या बनाया। उनके सारे रिश्तेदार हमारे घर में एक एक करके रहने आ रहे हैं। पूरा घर एक छोटा सा मोहल्ला लगता है। आपको तो पता है घर में कैसे रहती थी मैं, मेरा कमरा बस। देख राधा, तेरा घर नहीं बंगला है। लोग 2 कमरों में संतुष्ट हो जाते हैं। तेरे ससुर ने तो 40 कमरों का मकान बनाया है। बेटा, परिवार में कोई एक भी तरक्की कर लेना तो पूरे परिवार को सेटल कर देता है। तेरे ससुर ने वही किया। तू खुद को भाग्यवान समझ कि तुझे लोगों की मदद करने लायक ऊपर वाले ने बनाया है। फिर सबका अपना अपना किचन है ना, कौन तेरे साथ खा रहा है? तुझसे तो माँ बात करना ही बेकार है। क्या बोलूं मैं, घर को धर्मशाला बनाकर रखा है रिश्तेदारों ने। राधा के जीवन का ये रोना अब परमानेंट हो गया था। अब वो ना अपने बच्चों पर ध्यान देती ना खुद पर, बस सारा दिन ये देखती रहती कि कौन क्या कर रहा है। एक दिन, अरे राधा, क्या बात है? कम से कम खाना तो घर पर ठीक से बनाया करो। क्या सारा दिन किसके घर में क्या चल रहा है इसी में दिमाग लगा कर रखती हो। अरे पता है, कल वो तुम्हारी ताई के जो बेटा बहू यहाँ रह रहे हैं ना, उनकी किचन से चिकन बनने की महक आ रही थी। मैंने कहा देखो, पता है कि राजेश को पसंद है, लेकिन ना जी ना, एक कटोरी भी ना देने आई। अरे ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, तुम खुद बना लेना। सोच तो रही हूँ। तभी राजेश की मामा की बहू आती है। राजेश भैया, ये लीजिए, मिठाई खाइए। भाभी आप भी। मेरे बेटे की नौकरी अमेरिका में लग गई है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप लोगों ने इस घर में रहने दिया, सच में बहुत बड़ा एहसान था। आप लोग भी अमेरिका का प्रोग्राम बनाइएगा। राधा तो मानो इस खबर को सुनकर परेशान सी हो जाती है। अरे क्या हो गया राधा, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? खुशी?
मुझे अमेरिका बुला रही हैं। ये पूछो, मेरे घर में रहती थी लेकिन कभी मुझे अपने कमरे में भी नहीं बुलाया। नाना राधा कमरे में नहीं बुलाती थी, कारण एक ही कमरा, उसमें भी बेटे की पढ़ाई चलती थी। टीवी तो मैंने कभी देखा ही नहीं इसकी पढ़ाई के कारण, और कमरे में लोगों को कैसे बुलाती। लेकिन सच कहूँ, आज लगता है मेरी तपस्या सफल रही। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद बढ़िया आई, रहती तो मेरे घर में थी और मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी राधा और राजेश का बेटा आता है। क्या कुशल, कैसी चल रही है नौकरी? कैसी नौकरी पापा? फिर छूट गई नौकरी। अरे करम जले, वो मीना बुआ का बेटा है ना, अमेरिका में लगी है नौकरी। तो माँ कभी मीना बुआ की मेहनत देखी है बेटे के लिए? जान लगा दी थी उसने पढ़ाने में। तूने क्या किया? ट्यूशन लगाकर फ्री। उसकी पढ़ाई भी शहर के बेस्ट स्कूल की है। और तूने कहाँ पढ़ाया मुझे, याद है ना? सारा दिन तो तू लोगों के घरों में झांका करती है, सब पर एहसान चढ़ाया करती। राजेश को बेटे की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ऐसे बात नहीं करते माँ से, जाओ अंदर। बेटे के अंदर जाने के बाद, बस ये बात तो सही कह रहा है राधा। राधा कुछ कहती उससे पहले ही उन लोगों की एक और रिश्तेदार आ जाती है। राजेश, राधा कैसे हो? वो क्या है ना, मेरे बेटे की शादी है। शादी के बाद परिवार बढ़ेगा और 2 कमरे के मकान में गुजारा मुश्किल है। वैसे भी इस शहर में तुम लोगों के घर रहकर हम लोगों ने काफी तरक्की कर ली है, पर अब बड़ा घर ले रहे हैं। ये शादी का कार्ड, आना जरूर। अब कुशल की भी ना हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो आप भी आइएगा पक्का। रिश्तेदार चली जाती है, लेकिन राधा को एहसास होता है कि वो सारा दिन सिर्फ एक ही समस्या को लेकर पूरी जिंदगी उसी के बारे में सोचती रह गई, जबकि वो और भी बहुत कुछ कर सकती थी। राधा भी अपने बेटे के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन लड़की का बाप कहता है, अरे कैसे कर दो शादी, बस घर बड़ा देखकर। पहले ये बताइए कि लड़का करता क्या है? कुछ करेगा तभी तो बड़ा घर चलेगा। बड़ा घर है, वो भी शहर में। अरे बहन जी, सब था, फिर भी लड़के को नहीं बना पाई। क्या करती रही सारी जिंदगी। माफ कीजिए, हमें आपकी लड़की का रिश्ता मंजूर नहीं है। देखा, हम लोगों के घर में ही रहकर लोगों ने इस शहर का फायदा उठाया है, वहीं तुमने लोगों के घर ताक झांक करने के चक्कर में कुछ नहीं किया। सच्ची मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सारा जीवन दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने में लगा दिया, और अपनी लाइफ, जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, ये तो मैं भूल ही गई। लीला जी अपनी बहू को आज फिर आंगन में खड़े होकर डांट रही हैं। अरे क्यों री? सिया, तुझे मना किया है ना मिसेस गुप्ता से बात मत किया कर। तू बच्ची है, अभी तुझे नहीं पता कि किससे कैसी बातें करनी है। वो मिसेस गुप्ता इधर की बात उधर करने में 2 मिनट भी नहीं लगाती। चुगलखोर कहीं की, तेरी बचकानी बातें 2 की 4 बनाकर सबको सुनाती फिरेगी। इतने में बाबूजी भी आ जाते हैं आंगन में। चिल्ला क्यों रही हो? बहुत समझदार है, जानती है सब, कैसे किससे क्या बात करनी है। अरे तुम्हें नहीं पता कुछ। सुनते सुनते सिया जाती है और किचन से मेज पर लाकर नाश्ता लगाने लगती है। नाश्ता देखकर लीला जी फिर सुनाने लगती हैं। अरे फिर बना लिए ये नूडल्स और पास्ता। अरे तू बच्ची है बहू, पूरी बच्ची है, तुझे यही बच्चों वाली चीजें ही पसंद आती है। बाबूजी वही नाश्ता देखकर खुश हो जाते हैं और झट से बैठकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन शाम के वक्त सिया छत से कपड़े लाकर कुर्सी पर रखकर पड़ोस वाली मीरा आंटी की आवाज सुनकर उनसे तड़का लगाने के लिए मीठा नीम लेने चली जाती है, क्योंकि लीला जी को करी में मीठे नीम का तड़का बहुत पसंद है। पर कपड़े कुर्सी पर देख लीला जी को मौका मिल जाता है असली तड़का लगाने का।
सिया के वापस आते ही लीला जी फिर से शुरू हो जाती हैं। अरे कपड़े तय करके रखे जाते हैं और यहाँ हमारी बच्ची ने कुर्सी पर रख दिए। सब काम करने हैं पर बच्चों जैसे आधे अधूरे। पर माँ जी। अरे क्या हर वक्त बच्चों की तरह कभी मीरा के यहाँ कभी मिसेस गुप्ता के यहाँ घूमती रहती है। सिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बातें करने लगती है। मैं तो माँ जी की पसंद का ख्याल रखकर ही मीरा आंटी के यहाँ गई थी। हर काम में हर जगह माँ जी को तो मैं बच्ची ही लगती हूँ। कब से सुन रही हूँ यही सब। लगता है माँ जी को पता नहीं है बच्चे होते कैसे हैं। बताना पड़ेगा। अगले दिन लीला जी का बर्थडे है और 60 साल की लीला जी बर्थडे पार्टी के लिए बड़ी उत्साहित हैं। अरे शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, सब मेहमान आ रहे हैं। सिया उसके लिए बड़ों की तरह तैयार होना। बच्ची तो तुम हो ही। बहुत अच्छे से सजूंगी माँ जी, बहुत अच्छे से। शाम होते ही मेहमानों का आना शुरू हो जाता है और सजी सवरी लीला जी बाबूजी के साथ सभी मेहमानों का स्वागत करती हैं। कुछ देर में सिया भी आ जाती है और सभी लोग सिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हुलिया बनाया है तूने? माँ जी, मैंने तो 2 टोटी बनाई। अच्छी लग रही है ना? अरे सिया, जाकर एक चोटी बनाकर आ। सब देख रहे हैं, हंसेंगे ना मुझ पर। मुझे डांटा माँ जी ने। बाबूजी देखो ना, मुझे डांटा। बाबूजी फोन पर बात करने का नाटक करके वहां से चले जाते हैं। लीला जी बहू से सबका ध्यान हटाने के लिए केक कट करने की बात करती हैं। अब आइए ना, केक कट करते हैं। आइए आइए सब। सब लोग केक की चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। फिर सिया आती है। साइड 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 साइड, अंकल साइड। पी 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 पी। सिया जोर से तालियां बजाने लगती है और लीला जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये माँ जी का हैप्पी बर्थडे केक मिलेगा। आंटी, आपको भी मिलेगा ऐसे। क्या देख रही हो? अरे सिया, भगवान के लिए चुप हो जा। क्यों? आज भगवान का भी बर्थडे है क्या? बाबूजी हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देते हैं और लीला जी केक कट करती हैं। सिया झट से केक का पीस उठाकर लीला जी के चेहरे पर लगा देती है। हैप्पी बर्थडे माँ जी। माँ जी भूत बन गई। देखो सब देखो तो भूतनी। टमाटर डाल भूतनी। लीला जी पर सब हंसने लगते हैं और वो भागकर मुंह धोने चली जाती हैं। जब लीला जी वापस आती हैं तो सिया को फ्लोर पर लेटा हुआ पाती हैं। अरे सिया, क्या कर रही हो तुम ऐसे? इतनी देर में गाना बजने लगता है और सिया डांस करने लगती है। लीला जी जैसे तैसे सिया को उठाती हैं और साइड में ले जाती हैं। अरे सिया, सबके सामने ये क्या लगा रखा है तुमने? माँ जी, पाउडर, काजल, देखा मैं सुंदर। ये बोलकर सिया वहां से भागकर मिसेस गुप्ता के पास पहुंच जाती हैं। आंटी आंटी, आप मिसेस गुप्ता हो ना? माँ जी बोलती है आपको इधर उधर सुनाना बहुत पसंद है। मेरे को भी पोएम सुनाने की है। लकड़ी की काठी, टाटे पे गोला। अरे लीला, क्या है ये? इसलिए बुलाया क्या तुमने हमें? इतने में सिया शर्मा अंकल के पास पहुंच जाती है। अंकल, आपके पेट को क्या हुआ? ये तो ढोलक के जैसा फूल गया है। आपके पेट में बेबी है क्या? टपक टप टप, मस्त ढोल बजेगा। शर्मा जी ये सुनकर वहां से चले जाते हैं और सिया खाने की मेज पर बैठे मेहमानों के पास पहुंच जाती है और सबकी प्लेट से खाने लगती है। आंटी,
मेरे को गुलाब जामुन खाना है, लेकर आओ ना, तब खा लियो, जाओ कुत्ती। इतने में सिया को एक बच्चे के पास टेडी बेयर दिख जाता है और वो रोना शुरू कर देती है। टॉय टॉय मेरे को भी चाहिए। सिया जाकर उस बच्चे का टेडी बेयर खींचने लगती है और लेकर भाग जाती है। सभी मेहमान परेशान हो जाते हैं और लीला जी की इस शैतान बच्ची बहू से तंग आकर आधी पार्टी से ही चले जाते हैं। बस फिर पार्टी में बचते हैं सिया, लीला जी और बाबूजी। अरे बहू, हो गया या बाकी है कुछ? क्यों माँ जी, मैं तो बच्ची हूँ ना, आप ही तो बोलती है माँ जी। अरे समझ गई मैं, कोई बच्ची नहीं हो तुम। बड़ी समझदारी से ये समझाया है तुमने मुझे। सिया बाबूजी को हाई फाइव देती है और इतने में सिया के हस्बैंड श्याम आ जाते हैं और तीनों साथ में बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वैसे सासू माँ, बुढ़ापे में भी लोग बच्चे जैसे ही हो जाते हैं ना, तो आप कितने साल की बच्ची हो गई? आला तो पता ले, मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ। बेटी की सतरंगी शादी। मालिक, बहुत रात हो गई है, अभी तक मनीषा बिटिया दफ्तर से घर नहीं आई। अरे डोंट वरी रामू, आ जाएगी। समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, ऊपर से अपने फौजी बाप की तरफ बहादुर भी है। तुम जाकर खाना लगाओ रामू, वो आती ही होगी। जी मालिक। मनीषा मनोहर की इकलौती बेटी थी। मनीषा की माँ का उसके बचपन में ही स्वर्गवास होने और मनोहर के फौजी होने के कारण मनोहर ने अपनी बेटी को बिल्कुल लड़कों के जैसा ही पाला था। उस दिन देर रात को मनीषा का इंतजार करते हुए मनोहर और उसका नौकर रामू बात कर ही रहे थे कि मनीषा अपनी कार में ऑफिस से घर आती है। अरे रामू काका, बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। और कल मेरे कुछ खास क्लाइंट्स घर पर लंच के लिए भी आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा बना देना। और बताओ मनीषा बेटा, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? एकदम जबरदस्त चल रहा है पापा। इनफैक्ट कल की प्रेजेंटेशन में तो मैंने 2 करोड़ की डील फाइनल कर दी और अगले हफ्ते हमारी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। पता है पापा, मुझे इसका हेड बनाया जा रहा है। अरे वो ये हुई ना मेरी शेर बेटे वाली बात। वेरी गुड बेटा। रामू उस घर में पिछले 28 साल से नौकरी कर रहा था, तो वो घर के सदस्य जैसा ही था। रामू मनीषा को चिढ़ाते हुए कहता है, मनीषा बिटिया, आप कल बाजार से थोड़ी सब्जियां लेकर आओगी? कल तो आपके दफ्तर की छुट्टी भी है। काका, मैं आपको अपना मोबाइल दे देती हूँ, आप ऑनलाइन सब्जियाँ मंगवा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगी। वो क्या है कि मुझे घर के कामों से थोड़ी एलर्जी है। ठीक है बिटिया। 2 हफ्ते बाद मनोहर को उसके दोस्त किशन का फोन आता है। अरे मनोहर, हमारी मनीषा बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का इंजीनियर है दुबई में। तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। हाँ, रिश्ते की बात तो आगे बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन लड़के वालों की कुछ शर्तें भी तो होंगी ना, मतबला, लेन देन वगैरह। अरे यार, लेन देन जैसी तो कोई शर्त नहीं है उनकी। बस लड़की पढ़ी लिखी और घरेलू होनी चाहिए, जो कि यहाँ इंडिया में अपने सास ससुर की सेवा करे और घर संभाल सके। अरे यार किशन, तू तो मनीषा को जानता ही है, पढ़ी लिखी और जिम्मेदार तो है वो, लेकिन घर के नहीं बाहर के कामों में मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। लेकिन फिर भी मैं उसे पूछ के बताता हूँ तुझे।
मनोहर अपनी बेटी से उसके लिए आए रिश्ते की बात करता है और उसे लड़के वालों की शर्त के बारे में भी बताता है, जिस पर मनीषा कहती है, पापा आप तो जानते हैं ना कि मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपने मुझे पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। क्या इस दिन के लिए कि एक दिन मैं शादी करके किसी का घर संभालूं? ना, मुझे नहीं करनी शादी वादी, आप मना कर दो उन्हें। इतना कहकर मनीषा घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड का फोन आता है जो उसे बाकी फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। मनीषा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस रिश्ते की बात से हुए खराब मूड को बदलने के लिए वो चली जाती है। मनीषा और उसके दोस्त एक टेबल पर बैठे होते हैं कि उसकी नजर उसी रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे एक लड़के पर पड़ती है जो मनीषा की फेवरेट धुन बजा रहा होता है। मनीषा झट से सारी बातें भूलकर उस गिटार की धुन में खो जाती है। थोड़ी देर बाद सब उस लड़के की परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते हैं तो मनीषा भी स्माइल करके तालियां बजाने लगती है। उसी शाम जब मनीषा घर जा रही होती है तो उसे वही लड़का दिखता है जो रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहा था। वो अपनी गाड़ी रोक कर उससे पूछती है कि हाय, तुम वही हो ना जो थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे थे? आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ योर टैलेंट। एक्चुअली वो मेरी फेवरेट धुन थी। जी थैंक यू, ये मेरा शौक भी है और इससे मेरी थोड़ी बहुत गुजारे लायक कमाई भी हो जाती है। अच्छा, और क्या करते हो? जी मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ और कॉफ़ी के अलावा भी बहुत कुछ। एक्चुअली मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और खाली समय में या तो मैं गिटार बजाता हूँ या फिर कुकिंग करता हूँ। इसी तरह बहुत देर तक बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और फिर धीरे धीरे पहले उनके बीच गहरी दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। फिर एक समय आता है जब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। मनीषा अपने पापा को गौतम के बारे में सब बताती है। मनोहर को गौतम बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए वो हाँ कह देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और एक दिन, अरे गौतम बेटा, क्या बात है? बहू रानी तो आते ही दफ्तर जाने लगी। सुबह जाती है, देर रात को आती है और तू घर पे रहता है, तो घर भी तुझे ही तो संभालना पड़ता होगा ना अभी। जी आंटी जी, वो मेरा काम कुछ कम ही चल रहा है और घर चलाने के लिए किसी को तो दफ्तर जाना ही पड़ेगा ना, तो मनीषा ही चली जाती है और मैं घर पे रहकर सारा दिन करूँगा क्या, तो घर ही संभाल लेता हूँ। हाँ बेटा, कह तो तू सही रहा है, लेकिन समाज को क्या कहेगा? समाज के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अच्छा मैं तो चलती हूँ बेटा। रात को मनीषा घर आती है तो गौतम उसे कहता है कि सुनो, आज हरलीन आंटी आई थी, कह रही थी कि आसपास के लोग बातें बनाने लगे हैं कि तुम मर्दों की तरह काम पे जाती हो और मैं औरतों की तरह घर संभाल रहा हूँ। हाँ, पर तुम तो जानती ही हो ना कि मैं शादी से पहले से जॉब कर रही हूँ, तो फिर अब अचानक से मैं खुद को कैसे बदलूं? एक काम करते हैं, तुम कुछ महीनों के लिए घर से ही ऑनलाइन सारा काम कर लो और हो सके तो घर के काम ट्राई भी कर लो और मैं बाहर जाकर अपने लिए पक्की नौकरी ढूंढता हूँ। मनीषा मान जाती है और फिर शुरू होती है उनकी नई दिनचर्या। ये लो गौतम, तुम्हारा नाश्ता, चाय और टोस्ट। ये टोस्ट है या किसी नक्शे का काला प्रिंट आउट? अरे मेरी माँ चाय में चीनी डालते हैं, नमक नहीं। ठीक है, मैं क्या करूं? चीनी और नमक एक जैसे ही तो दिखते हैं ना। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना ऐसे ही जाओ। अच्छा, तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है? क्या काम आता है तुम्हें? जी मैंने वैसे तो बीकॉम किया है, लेकिन काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मुझे ये डिग्री करवा दी थी। मुझे तो गिटार बजाना ही पसंद है सर। ठीक है मिस्टर गौतम, जब हमारी कंपनी को किसी गिटार परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी तब आपको बुला लिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं। जॉब ना मिलने के दुख में मुख लटकाए गौतम घर आता है
तो देखता है कि अरे ये क्या मनीषा, सारा घर बिखरा पड़ा है और ये किचन की ये हाल। अरे सब ठीक तो है ना? सब ठीक है गौतम, बस मुझे भूख लगी थी तो सोचा कुछ बना के खा लूं, लेकिन मुझे कोई सामान मिल ही नहीं रहा था और फिर पता चला कि गैस भी खत्म हो गई है और मुझे सिलेंडर बदलना नहीं आता। अच्छा क्यों ना हम बाहर से ही खाना मंगवा ले? हाँ अच्छा ये तो बताओ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, मुझे नौकरी नहीं मिली, लगता भी नहीं कि मिलेगी कभी। दोनों उदास होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हंस पड़ते हैं। मुझे लगता है हमें वही काम करना चाहिए जो हमें अच्छे से आता है। कल से मैं ही ऑफिस जाया करूंगी। और मैं हमारा ये प्यारा सा घर संभालूंगा। मेधा शुरू से ही पढ़ने में होशियार और मेधावी छात्रा थी। अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छा कॉलेज सिलेक्शन और फिर बहुत अच्छी जॉब। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया मेधा। अरे लेकिन ये जो काम करने का तरीका है ना, इसे बदल ले। 18 घंटे काम करेगी तो कल को बच्चा कैसे संभालेगी? तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ माँ, जो बच्चे और परिवार में फंस जाऊँ। मैं तो जिंदगी खुल कर जीऊंगी। सब कहने की बात होती है बेटा, अपने बच्चे का सुख हर कोई चाहता है। वक्त बीतता है और मेधा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों में ही मेधा एक सुंदर से बेटे की माँ बन जाती है। अरे यार, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो रही है, क्या करे? माँ भी नहीं आ सकती, कैसे मैनेज करूँ? ऐसा करते हैं, इसके लिए एक केयर टेकर रख लेते हैं, वो देखा करेगी इसे। मेधा को पति की बात जंच जाती है और वो केयर टेकर की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन उन लोगों के घर एक महिला आती है जो दिखने में पढ़ी लिखी लगती है। जी क्या काम है आपको? मैम मेरा नाम स्नेहा है, आपका एड देखा केयर टेकर का, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप तो अच्छे घर की लगती हैं, फिर नौकरी क्यों? दरअसल मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती और माता पिता भी नहीं है इस दुनिया में। तो अरे अरे कोई बात नहीं, तुम लक्ष्य को ही अपना बच्चा समझो और यहीं रहना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। नेहा खुशी खुशी लक्ष्य को संभालने लगती है। रात को जब मेधा घर पर आती है, अरे क्या बात है स्नेहा, तुमने खाना नहीं खाया क्या? अरे दीदी आपका बेटा टाइम दे तब ना। अरे तो जब वो सोता है तब खा लिया करो। तब तो मैं इसके पास ही बैठी रहती हूँ। कोई मच्छर या कीड़ा काट ले लक्ष्य को तो अब आप पकड़ो, मैं खाना खा लेती हूँ। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है ये लक्ष्य का। मेधा इतना तो शायद तुम भी ध्यान नहीं देती। मेधा को पति की बात बुरी तो लगती है लेकिन कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे स्नेहा मेधा और उसके पति के साथ बाहर भी जाने लगी। सुनो, स्नेहा को भी बाजार ले चलते हैं, वो क्या है ना लक्ष्य को देख लेगी जब तक मैं शॉपिंग कर लूंगी। हाँ चलो, वैसे मैं चाह रहा था कि लक्ष्य को लेकर हम दोनों ही चलते। क्या यार, तुम तो फ्री में इमोशनल हो जाते हो, कितना देख लेंगे हम दोनों मिलकर, ले चलो उसे। कार से निकलकर मेधा और लक्ष्य रोड क्रॉस कर रहे थे कि सामने से कार आ जाती है। मेधा का ध्यान नहीं होता लेकिन स्नेहा तुरंत लक्ष्य को मेधा से छीन लेती है। मेधा गिर जाती है और कार मेधा को छूकर निकलती है, जिससे मेधा को खून आ जाता है। पति मेधा को हाथ देकर उठाता है। स्नेहा लक्ष्य को लेकर गले लगाई रहती है। थैंक्स स्नेहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि कार आ रही है। स्नेहा का गुस्सा मालकिन पर टूट पड़ता है। अरे कैसी माँ है आप, अगर आज कुछ लक्ष्य को हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। छोटा सा बच्चा है, उसे चोट लगती है तो पता है कितनी तकलीफ होती है। पति भी स्नेहा को देखने लगता है कि उसे क्या हो गया। मेधा को स्नेहा पर काफी गुस्सा आ जाता है। घर आकर कहती है, देखो स्नेहा, माना तुम लक्ष्य को बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं कभी जानबूझकर उसके साथ बुरा नहीं कर सकती, समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लक्ष्य को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुकी हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। मेधा का मन स्नेहा से अब हटने लगा था। एक शाम मेधा ऑफिस से घर आती है कि लक्ष्य उसे दिखाई नहीं देता और ना ही स्नेहा। वो स्नेहा के कमरे में जाती है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। अरे स्नेहा, लक्ष्य को आज इस कमरे में क्यों सुला दिया? दीदी मुझे नींद आ रही थी, ऐसे में उसे कमरे में अकेले लिटाना मुझे ठीक नहीं लगा।
मेधा बच्चा उठाने लगती है कि स्नेहा टोक देती है। रहने दीजिए ना दीदी, सो रहा है, फालतू में नींद खराब हो जाएगी। मेधा को गुस्सा आ जाता है और वो बच्चा उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेधा स्नेहा को बुलाती है, साथ में एक और लड़की खड़ी होती है। स्नेहा, अब तुम अपना कुछ और देख लो, हम लोगों को नई केयर टेकर मिल गई है, तुम इस हफ्ते घर छोड़ देना। स्नेहा का मन लक्ष्य को छोड़ने का नहीं करता, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है ना। स्नेहा घर से चली जाती है। धीरे धीरे महीने और साल बीतते जाते हैं और लक्ष्य एक नौजवान लड़का हो जाता है। लक्ष्य, आज मुझे मंदिर जाना है, ले चलोगे? ठीक है माँ, एक काम करके अभी वापस आता हूँ, तब तक आप और पापा दोनों तैयार हो जाइए। दोनों तैयार होकर बैठ जाते हैं, लेकिन लक्ष्य काफी देर तक नहीं आता। अरे मेधा, फोन तो करो लक्ष्य को, देखो क्या हो गया उसे। मेधा फोन करती है तो पता चलता है कि लक्ष्य का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी अस्पताल में है। जल्दी चलिए, पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। अरे चिंता ना करो, सब ठीक होगा, मैं अभी कार निकालता हूँ। दोनों मियाँ बीवी अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि लक्ष्य बिस्तर पर पड़ा होता है। एक महिला इन्हें यहाँ लेकर आई है, वो वहाँ बैठी है, लेकिन फिलहाल तो आप लोगों को इनके लिए किडनी का प्रबंध करना होगा। एक्सीडेंट में इसकी किडनी डैमेज हो गई है। मेरी ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, आप माँ हैं, आपकी नहीं ले सकते, पिता की भी नहीं। आप किसी रिलेटिव या दोस्त से पता कर लें, और हाँ, थोड़ा जल्दी करें क्योंकि देर होने से मामला बिगड़ सकता है। मेधा बैठकर रोने लगती है कि वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। जिस औरत ने आपके बेटे को यहाँ भर्ती कराया था, वो अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती है। हाँ? कौन है वो, कहाँ है वो? तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। स्नेहा, तुम? मैं लक्ष्य को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन आप लोगों को देखकर समझ गई कि ये लक्ष्य है, इसलिए वापस आ गई। मैं अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती हूँ। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन लक्ष्य में मैंने हमेशा अपना बच्चा देखा। तुम धन्य हो स्नेहा, जो इतने साल में भी लक्ष्य को भूल नहीं पाई। सही मामले में तो वो तुम्हारा ही बच्चा होगा, क्योंकि जन्म भले ही मैंने दिया हो, लेकिन आज तुम उसकी जिंदगी बचा रही हो। बहू, जरा हंस बोल ले। शहरों में 2 कमरे का मकान ही एक सामान्य फैमिली के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा होता है। आम सी नौकरी करने वाला रवि किराए से रहा करता था, लेकिन उसकी चालाक बीवी सीमा। आप अपने पापा को क्यों नहीं बोलते हो, गांव का मकान बेचकर यहाँ शहर में घर ले ले? अरे कैसी बात कर रही हो, यहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ बड़ा खुला इलाका, यहाँ छोटा सा 2 कमरे का मकान, वो भी ना जमीन में ना आसमान में। पता है, माँ पापा को टहलने का भी शौक है। इस शहर की धूल मिट्टी में कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं। सीमा एक बार को चुप हो जाती है, लेकिन ठान लेती है कि वो रवि के पिता से किसी भी तरह पैसे लेकर रहेगी। शाम को जब रवि आता है तो बच्चे रो रहे होते हैं। अरे क्या हो गया इन दोनों को, रो क्यों रहे हैं? दोनों अंदर जाओ, मैं पापा से बात कर रही हूँ। दोनों अंदर चले जाते हैं। अब बताओ क्या हुआ, क्यों मारा है बच्चों को? अरे मैं क्यों मारूंगी, पागल नहीं हूँ मैं। वो क्या है ना, सोसाइटी में नया रूल आया है, अब झूले और दूसरे पार्क और मैदान में सिर्फ उन लोगों के बच्चे ही खेल सकते हैं जिनके अपने मकान हैं। किराए पर रहने वाले लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी, समझे? उफ, ये क्या, अब क्या करे रवि? छोटी सी सैलरी में घर कैसे खरीदे? बच्चों की ओर देखता है तो सोचता है कि वो क्या दे रहा है अपने बच्चों को। लग रहा है पापा माँ से बात करनी ही होगी, लेकिन फिर वो लोग यहाँ आकर रहेंगे, तुम मैनेज कर लोगी? अरे मैनेज क्या करना है, क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरे भी तो वो माता पिता लगते हैं। मैं तो उनका सम्मान तब भी करूंगी जब वो पैसे नहीं भी देंगे। अरे बंद करो ये डायलॉग। कैसे तुम्हारे व्यवहार के कारण उन लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया है, और उन लोगों से अब मैं ये कहूँ कि यहाँ आकर रहे तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाले। अरे किसी को सुधरने का मौका भी तो देना चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा? रवि सीमा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और फैसला कर लेता है कि वो पापा से बात करेगा। रवि पिता से सारी बात करता है, उन लोगों को बच्चों का हवाला देता है। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू का व्यवहार हम लोगों को वहाँ रहने नहीं देगा। यहाँ तो आस पड़ोस है, माँ सारा दिन काम करती रहती है, घर गृहस्थी संभालती है, हम तो यहीं खुश है बेटा। नहीं नहीं। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी,
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों की सेवा का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। देखिए ना, सभी के दादा दादी बच्चों के पास रहते हैं, मेरे बच्चों को भी तो दादा दादी का प्यार मिले। सर पर पल्ला रखकर सीमा की बात सुनकर वो बेचारे पिघल जाते हैं। अब क्या, घर बार सब बेचकर वो शहर आ जाते हैं। हम लोगों को कितना छोटा कमरा दिया है। अरे कोई बात नहीं, कमरा बड़ा होकर क्या करोगी? यहाँ बहू बच्चों के साथ हो, ये क्या कम है? वैसे भी पूरा घर है, जहाँ मर्जी घूमो। लेकिन जिन सपनों को आंखों में सजाए वो बेटे के घर आए थे, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, कुछ ही दिनों में। भूख लग गई, रात के खाने के लिए बहू ने बुलाया भी नहीं। अरे जाकर बाहर देख लो, हो सकता है बहू को किचन में कोई काम हो, मदद कर दो उसकी। सास कमरे से बाहर आती है तो सामने खाना रखा होता है और बेटा बहू का कमरा बंद। ये खाना किसका लगा है? लगता है बहू रख कर भूल गई होगी। सास बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाती है जो अंदर से बंद होता है। हाँ माँ जी, क्या हो गया? क्यों रात के वक्त में मेरे कमरे का दरवाजा पटक रही हैं? बहू, वो रात का खाना सब साथ खाते हैं, लेकिन आज ना ही तूने हम लोगों को बाहर बुलाया, ना ही खुद खाया। और ये 2 थाली में खाना किसका लगा रखा है? आपका और पिताजी का। और किसका? हम लोग तो खाकर सो भी रहे हैं, आप लोगों का खाना लगा दिया था। अरे लेकिन खाना लगाकर बता भी तो देती। क्यों माँ जी, देख लिया ना, खा लीजिए अब। सास को लगता है जैसे जानवरों को खाना दिया जाता है, बहू वैसे ही हमें खाना दे रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कहती भी तो क्या कहती। क्या हो गया? क्या सोच रही हो? खाना गरम कर कर खा लेते हैं। तो सास को खाना होता तो बार बार बहू का मुंह देखती। फिर एक दिन ससुर टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि ये क्या है पापा जी, आप अपने कमरे में क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। जब आप लोग साथ हैं तो लोगों ने आना जाना भी बंद कर दिया है कि सास ससुर बैठे रहते हैं सारा दिन। बहू, मेरी भी कुछ सहेलियां बनवा दे, सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। घर पर तो कोई हम लोगों से बात भी नहीं करता है। बहू, तुम सारा दिन आस पड़ोस में हंसी मजाक कर लेती हो, कभी कभी हम लोगों से भी बात कर लिया करो। क्या बात करूं आप लोगों से? हाँ, अरे ना हो तो गांव चले जाइए ना कुछ दिनों के लिए, मन लग जाएगा। वाह बहू, जब पैसे और घर चाहिए था तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे। हाँ तो अगर यहाँ रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो। बहू के डर से अब सास ससुर कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। अब एक कमरे में बंद सास ससुर को खाना भी बाहर रखा मिलता, ना कोई बात करने वाला, ना कोई कुछ बोलने वाला। एक बार बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। लग रहा है कोई आया है। हंसे बोले कितना वक्त हो गया है, काश हम बाहर जाकर हंस बोल लेते। हाँ, सही बोल रही हो, चलो बाहर जाकर देखते हैं कौन क्या बात कर रहा है। सास ससुर बाहर आते हैं तो सामने उनके बेटे और बहू जैसा ही एक कपल बैठा होता है। सभी खा पी रहे होते हैं और हंस बोल रहे होते हैं। कपल में से लड़की उठकर दोनों के पैर छूती है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। माँ पापा, आप दोनों कमरे से बाहर, कुछ चाहिए था क्या? हाँ बेटा, कमरे में बंद घुटन हो रही थी, बाहर से हंसने बोलने की आवाज आई तो सोचा देखो क्या हो रहा है। अरे हाँ, और आप लोग क्यों बोर हो रहे थे? सीमा भाभी तो इतनी हंसमुख है, जब से हम आए हैं वही बोली जा रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजाक किया है। हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। आप बहुत खुश नसीब है कि आपको घर में ही कॉमेडियन मिला है। माता पिता बहू और बेटी की ओर देखते हैं और कमरे में चले जाते हैं। अरे माँ पापा रुको ना, बैठो, अंदर क्यों जा रहे हो? कोई बात नहीं, जाने दो ना, मैं कमरे में ही चाय दे दूंगी। नहीं नहीं, चाय नहीं पीना। तो फिर और कुछ चाहिए क्या आंटी? बहू सास ससुर के बर्ताव से चिढ़ रही होती है, लेकिन मेहमानों के सामने बोलती भी क्या। हाँ हाँ पापा जी, मम्मी जी, क्या चाहिए? बोलिए। बहू, जरा हम लोगों के साथ भी हंस बोल लिया करो, कमरे में लाश की तरह पड़े रहते हैं। जमाने के लिए तो तू बहुत अच्छी है, फिर हम लोगों के साथ ही ऐसे क्यों?
ये बोलकर सास ससुर कमरे में चले जाते हैं। भाभी, वैसे ये ठीक नहीं है। जो माता पिता को घर में लाश की तरह रखे और बाहर वालों के सामने अच्छा बने। खैर, आप लोगों के घर का मामला है, चलते हैं हम। सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन बेटा और बहू समझ चुके होते हैं कि अब उन्हें माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। बेटा बना बहू। राधा, जैसा नाम वैसा व्यवहार, मन से सीधी और बातों से भोली। सौतेली माँ ने बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन पति। माँ, क्यों तुम राधा को हमेशा बोलती रहती हो? मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर इस घर में किसी ने राधा को कुछ भी कहा तो मैं घर छोड़ दूंगा। अरे वाह बेटा वाह, यही दिन दिखाने के लिए तुझे इतना बड़ा किया। सोचा बहू आएगी तो आराम करूंगी, लेकिन बेटा है कि जोरू का गुलाम। अब क्या कहें। माँ, जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई लव मैरिज नहीं की है। आपने जिससे बोला मैंने शादी की, लेकिन अब मैं राधा को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। हाँ हाँ, और मुझे देख सकते हो क्यों? अरे माँ, देखना तो मैं तुझे भी नहीं चाहता, लेकिन खुद सोच, राधा के आने से पहले तुम पूरा खाना बनाती थी, लेकिन अब जब से राधा आई है एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेती। अरे भाई, राधा भी तो मेरी ही उम्र की है। मैं आपके लिए बच्चा तो वो आपके लिए समझदार बहू। कैसे? उसे वक्त देना माँ। वो थक जाती है, रोती है, उसके पैर में दर्द होता है। आपको वो क्यों नहीं दिखता माँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह जी वाह, सारी तीली लगा दी। अब बोल रही है कि ना जी ना, कोई बात ना है। तीली? क्या बोल रही हैं आप सासू माँ? अरे राधा, तुम चिंता ना करो। माँ की आदत है हर बात पर ताने देने की। तुम कमरे में जाओ, मैं ग्रीन टी लेकर आ रहा हूँ। सास बेटे की हरकत से आग बबूली हो जाती है। बेटा, तूने आज प्रूव कर दिया कि बेटा कभी अपना नहीं होता। अरे जोरू के गुलाम, शर्म कर शर्म। तेरी माँ हूँ, सास नहीं जो खरी खोटी सुना रहा है कल की आई दुल्हन के आगे। अरे बहू बनना आसान ना है। बेटा, जो कि अपनी नई नवेली पत्नी पर जान छिड़कता था, माँ की बातों से गुस्सा हो जाता है। माँ, साफ साफ बात करो। तुम राधा को कभी कुछ नहीं कहोगी, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कहूंगी। अरे बेटा, बावला हो गया है क्या? तू जिस दिन पैदा हुआ था ना, उसी दिन सोच लिया था मैंने कि तेरी शादी के बाद बहू पर हुक्म चलाऊंगी, पैर दबवाऊंगी, ताने दूंगी और जुल्म भी ढाऊंगी। बाप रे बाप, माँ आप कैसे ऐसे सोच सकती हो? राधा छोटी है मुझसे भी, और उसके लिए ऐसे सोच। अरे बेटा, एक बेटी का बाप और माँ उससे बचपन से ही सहनशीलता सिखाते हैं, जिससे कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार रहे। वो जैसे ईंट होती है ना, शुरू में जितना पकाओगे आगे जाकर उतनी ही मजबूत बनेगी और बुलंद इमारत बनाएगी, समझे? देखो माँ, मैं कोई मजदूर तो हूं नहीं, इंजीनियर हूं, वो भी बड़ी कंपनी में। चलो, लॉकडाउन के कारण मैं घर से काम कर रहा हूं, तो आज से मुझे ही अपनी बहू समझो, लेकिन राधा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई हाँ, ठीक है भाई। तेरे मजनू बनने से मैं थोड़ी ना सास बनने की अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दूं, हैं? मुझे कोई ना कोई तो चाहिए ना हुक्म चलाने के लिए। अब तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लो, बस। फिर क्या था, राधा का पति बन जाता है घर की सुबह सुबह। अरे कहाँ मर गया? अरे ना, मेरा बेटा, क्यों मैं सुबह सुबह ऐसे शब्द निकाल रही हूँ, गुनाह हो जाएगा। अरे कहाँ रह गया ससुर का नाती? जरा चाय तो पिला। ये भी कोई बात होती है? सूरज सर चढ़ गया, लेकिन महाराज जी सो रहे हैं। बेटा पलंग से उठता है। मैं जल्दी से जाकर चाय दे आती हूँ माँ जी को। अरे नहीं, तुम जाओगी तो 4 बात और सुनाएंगी। मैं जा रहा हूँ।
बेटा माँ को चाय लाकर देता है कि माँ, अरे देख तो तेरा चेहरा, ना मुंह धोया ना हाथ। जा जाकर हुलिया ठीक कर ले और उस करमजली को बोल कि नाश्ता बनाए। करमजली? अरे माँ कुछ तो शर्म कर, देता हूं ना मैं तुझे नाश्ता, लेकिन तू राधा के लिए ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। बहू की तारीफ बेटी के मुंह से सुनकर सास फिर गुस्सा हो जाती है। अरे जा जा जाकर नाश्ता लेकर आ, और हाँ 15 मिनट में मैं नहा कर निकल रही हूँ। नाश्ता ना आया तो खाल उधेड़ दूंगी। फिर मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है, खाल उखड़े उसके दुश्मन की। अब मतलब तेरी राधा की खाल, समझा ना? अरे यार ये सब क्या है, नेचर की कॉल भी आ रही है और 15 मिनट में नाश्ता। भगवान कैसी मुश्किल जिंदगी बनाई है आपने औरतों की, बेचारी कैसे जिएंगी। बेचारा बेटा किचन में जाता है जहां राधा आलू पूठी बनाकर उसका इंतजार कर रही होती है। आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये लीजिए नाश्ता बना दिया है, दे आइए माँ जी को। अरे थैंक्स राधा, माँ नहाने गई है, मैं बस अभी आया। ये नाश्ता यहीं रख दो, मैं आकर दे दूंगा माँ को। थोड़ी देर में माँ की आवाज आती है। अरे कहाँ रह गए? 15 मिनट हो गई, नाश्ता कहाँ है? बेटा हाथ में वही आलू पूठी वाली थाली लेकर खड़ा हो जाता है माँ के सामने। ये रहा नाश्ता, लो खाओ। माँ थोड़ा सा खाना खाती है और फिर छी छी, ठंडा खाना यही सिखाया है तेरी माँ ने? फिर थोड़ा सोचकर रुक जाती है। इसकी माँ तो मैं ही हूँ, खुद पर ही सवाल कर रही हूँ मैं। अन्ना जी ना, अरे बेटा नाश्ता गर्मा गर्म अच्छा लगता है, खास करके पूड़ियाँ। पूड़ी तो छन से छने और टन से प्लेट में आ जाए। देखा माँ, जो बातें आप राधा को सुनाती हो वो अपने बेटे को सुनाने में कितना दुख होता है। तो जैसे आप मुझे सोचती हो वैसा ही राधा को भी समझा करो ना। अरे जितने लाड प्यार से आपने मुझे बड़ा किया, क्या उसकी माँ ने नहीं किया? हाँ हाँ पता है, उपदेश मत दे। लड़की का काम ही क्या होता है? खाना बनाना। और खाना बनाने में कौन सा बड़ा काम है? फिर सारा दिन घर में पलंग ही तो तोड़ना है। अब तू बता, तू अपने से तुलना कैसे कर सकता है उसकी? कर सकता हूँ माँ, मैं अगर बहू की बेटे से तुलना करने में आ गया ना तो तुझे समझ में आएगा कि बहू की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। मेरा दोस्त है ना राम, जानती हो ना? हाँ हाँ क्यों नहीं जानूंगी। उसकी बीवी और माँ में नहीं बनती। बीवी ये मोटे मोटे ताने सास को देती है और सास उसे। हाँ हाँ तो फिर क्या, घर ठीक से चल नहीं पा रहा था। सास कहती बहू काम सारा करे, बहू का कहना था कि सास मदद करे। ऐसे में बेचारा न लंच लाता और ना ठीक से खा कर आता। नतीजा बीमार रहने लगा। ऑफिस की नौकरी गई, खर्चा खाना सब बंद। कर लो अब सास बहू की लड़ाई। बेटा बीमार घर पर बैठा, पैसे की आमदनी नहीं, बहू भी कभी मायके कभी ससुराल। अब तो सुना है सास बहू की ही कमाई खा रही है, वो भी तानों के साथ। घर का भी सारा काम वही करती है। अरे बस कर बेटा, मुझे समझ में आ गया। तू तो बेटा ही रहे, बहू को अब बहू नहीं मैं बेटी बना कर रखूंगी।